हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2026 में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन जो आने वाले समय में जेईई मेन के सेशन 2 में आएंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं आपके लिए। आइए आप एंजॉय कीजिए इन क्वेश्चंस के साथ। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आए, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाए। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। नया साल। आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1 मोल ऑफ द गैस अंडरगो फॉलोइंग प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 मोल गैस है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस और कुछ कुछ अलग अलग प्रोसेस हमें ग्राफ के साथ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के ग्राफ के साथ हमें दे रखे हैं। फाइनली इस क्वेश्चन में पता करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम। किस केस में गैस ने मैक्सिमम काम कर रखा है, ये आपको पता करना है। किस केस में मैक्सिमम वर्क डन आएगा। तो आइए पहले ऑप्शन को पहले देखते हैं। आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व जो है वर्क डन के बराबर होता है। यानी वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व। अब आप यहां पे पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में ये एरिया अंडर द कर्व होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये एरिया आएगा। जो भी एरिया है, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे कंपेयर करके बताना है कि मैक्सिमम वर्क डन किसमें है। हमें मैक्सिमम के बारे में सोचना है, मैक्सिमम वर्क डन के बारे में। तो मैक्सिमम एरिया जो इसमें होगा, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है 1 से 2 के बीच में यहाँ, और ऊपर में भी 1 से 2 के बीच में मूव कर रहा है, और इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर 1 से 2 नीचे भी और ऊपर भी है, बट यहाँ देखिए ये कर्व इस तरह का बना हुआ है, इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो इतना होगा। दिस विल बी द एरिया अंडर द कर्व फॉर दिस प्रोसेस। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में यहां पर ये साइक्लिक प्रोसेस है, इस तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका एरिया अंडर द कर्व इतना आएगा। ये एरिया इंक्लोज, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया इंक्लोज बाय द साइकिल विल बी टोटल वर्क डन। ओके, नाउ फोर्थ केस में ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना हुआ है, और यहां पे एरिया अंडर पीवी डायग्राम तो नहीं के बराबर आएगा। हाँ, आप कह सकते हो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम जो है, इस प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। तो पी डेल्टा बी, इस हिसाब से वर्क डन तो इसमें जीरो आ जाएगा। इस केस में वर्क डन तो मिनिमम आने वाला है। ओके, अब आपके पास देख सकते हैं इन चारों ग्राफ में से सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व आया है थर्ड ऑप्शन में। तो एरिया अंडर द कर्व जो है थर्ड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है, एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम है, इसीलिए वर्क डन इस प्रोसेस में मैक्सिमम आएगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं अब नए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 3 ही इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्मोडायनेमिक्स का वो एक आसान क्वेश्चन था, है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस, H2 dissociates into hydrogen atom and the energetically excited atoms emit discrete frequencies. Okay. Now the second statement is frequency of second Balmer's line of helium plus, यहाँ पे helium plus होगा, helium plus is equal to first line of Lyman series of hydrogen atom. अच्छा,
तो ये ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। आइए पहले हम बात कर लें स्टेटमेंट 1 कहना क्या चाहता है। स्टेटमेंट 1 में है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस dissociates into hydrogen atom and the energetically excited atom emit discrete frequency। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट है, एकदम परफेक्ट है। देखिए इसको समझिए कि कहना क्या चाहता है। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो वैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और या तो उसमें हाई वोल्टेज करंट पास कीजिए या इसको हीट कीजिए, ठीक है, हीट कीजिए। और इसके अंदर सपोज हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। जो हाइड्रोजन गैस होता है पहले ये बॉन्ड ब्रेक होकर के H में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन एटम में। फिर ये हाइड्रोजन एटम जो है ये इस हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेशन होता है, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनका एक्साइटेशन होता है। अब वो देखिए कैसे। तो यहां पर जो हाइड्रोजन, पहले तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एटम में। अब हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है, लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है। इसको यूं समझिए आप, ये है ऑर्बिट नंबर 1। अब जो है ये है ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3, ये ऑर्बिट नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन में आपको पता ही है, हाइड्रोजन एटम में एकमात्र इलेक्ट्रॉन है n=1 में रहता है। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होगा, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। अच्छा, इवन यहां से वो सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड या थर्ड पे जा सकता है या फोर्थ पे जा सकता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब हायर एनर्जी लेवल, या मान लीजिए कि n=4 तक चला गया जंप करके, तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, तो फिर से वो एनर्जी लूज करता है और लूज करके वो लोअर एनर्जी लेवल में जंप बैक करता है। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने लगता है तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज करने का मतलब है उसका एक प्रॉपर वेवलेंथ होगा और उसका कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो यही इसी थ्योरी के ऊपर यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया, जहाँ पे ये लिखा है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एटम एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड एटम इमिट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। तो हाइड्रोजन पहले तो H2 गैस H में कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अंदर, और फिर हाइड्रोजन के एटम जो के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 एकदम परफेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब हम स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो परफेक्ट है, 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड बार्मर लाइन ऑफ हीलियम प्लस आयन इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसको यहां देखते हैं। आपने लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, जल्दी से फटाफट देखते जाइए। यह n=1, यह n=2, यह n=3, यह n=4, n=5, n=6, n=7, n=8, और इसमें एनर्जी लेवल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर n=1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा हो, किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n=1 में जब जंप करता है तो इसी लाइन को बोलते हैं आप लाइमन सीरीज। कहीं से भी n=1 में जंप कर रहा हो तो इसको क्या बोला जाता है, लाइमन सीरीज बोला जाता है। तो ये जो दिख रहा है आपको सीरीज ऑफ लाइन, ये कौन सा लाइन है, लाइमन सीरीज।
कहीं से भी n इक्वल टू 2 में जब जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। सेकेंड सीरीज ऑफ लाइन जो है दैट विल बी बामर सीरीज। तो n इक्वल टू 2 में जंप करा दिया मैंने, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से, तो ये हो गया कौन सा सीरीज? बामर सीरीज। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड बामर लाइन ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अच्छा, यहां पे एक चीज करेक्ट कीजिए, यहां पे लाइमन का स्पेलिंग जो है LY होगा, है LY। ओके, नाउ क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें आप, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड बामर लाइन। तो एक तरफ जो है, एक तरफ आप कर लीजिए बामर सीरीज के लिए, ये है बामर सीरीज, और दूसरा है दूसरी तरफ लाइमन सीरीज के लिए कर लेते हैं बात। लाइमन सीरीज, ओके। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड बामर लाइन ऑफ हीलियम प्लस, सेकेंड बामर लाइन। देखिए सेकेंड बामर लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंड बामर लाइन का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन जो है वो है 3 से 2, सेकेंड लाइन जो है कहां से आता है? 4 से आता है 2 पर। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज कहां से आता है? 4 से 2 पर, 4 से 2 पर। तो जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया है उसमें हमें कहां से कहां ले जाना है? 4 से 2 पे लाना है। इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे कहां से? 4 से 2 पर। n इक्वल टू 4 से जंप कराना है इक्वल टू 2 पर। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन में और देखिए, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन। इधर जो है वो किसके लिए बात किया गया है? हीलियम प्लस के लिए। और इधर जो बात किया गया है किसके लिए किया गया है? हाइड्रोजन एटम के लिए। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे। आपने रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना है। पहले हम क्या करते हैं? वेवलेंथ के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा, रेडबर्ग फॉर्मूला से 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू हीलियम एटम के लिए z का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 है लोअर एनर्जी लेवल 2 का स्क्वायर माइनस n2 है हायर एनर्जी लेवल यानी 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू आर इंटू 16, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यानी 3, 4 4 जा, तो ये फाइनली आ गया 3r/2। तो 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू यहाँ आया फाइनली 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3r/4। ओके, 1 अपॉन लैम्डा आपने निकाल लिया। अब हम लाइमन सीरीज के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हम यहाँ पे भी लगा लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर है 1 यानी z का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू n1 कितना है 1 का और माइनस n2 कितना है 2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा r इंटू 4, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो फाइनली इसका वैल्यू आ गया 4 माइनस 1 यानी 3r/4। तो इस तरह से फाइनली आपको
1 अपॉन लैम्डा का जो वैल्यू आता है, देयरफॉर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3r/4। अब आप देख सकते हैं यहां पे भी 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू सेम आया, यहां पे भी 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू सेम आया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज का जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के बराबर है। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, और उसमें हीलियम एटम के लिए, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड बामर लाइन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर लैम्डा का वैल्यू सेम है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी सेम आ ही जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपने पढ़ा होगा एक रिलेशन, आपने फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन कैसे निकाल लेंगे, देखिए इधर आपने पढ़ा होगा C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो न्यू बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो अगर लैम्डा का वैल्यू सेम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी क्या होगा? सेम। यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू दोनों ही केस में क्या है? लैम्डा का वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3r। इसमें भी लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3r। दोनों केस में लैम्डा सेम है, दोनों केस में लैम्डा सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 both statements are correct. So first option is the right answer of this question. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।